स्टार्ट करेंगे 15 टू 20 के सारे कलेक्शन हैं, ईयर वाइज हैं। देखो आप सबसे पहले 2015 काउंट करना आप, मतलब कितने क्वेश्चन है। 2015 पेपर 1 सोर्स इसका जो है वो ओरिजिनल पेपर से है जो आईटी के वेबसाइट पे है। पहला क्वेश्चन देखो फटाफट देखें इसको यार। हाइड्रोजन एटम विथ इट्स इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 90 नैनोमीटर की दी गई है, इसको आयनाइज किया जा रहा है। हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ध्यान देना, उसका ऑलरेडी दे रखा है कि वो nth ऑर्बिटल में ही है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि आयनाइज होने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन की वैल्यू। तो आप कंसेप्ट ये लगाओ, जो एनर्जी पढ़ते हो आप किसी भी nth ऑर्बिटल में, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिटल दी जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन पढ़ते हो आप nth ऑर्बिटल में। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, जो ये लैम्डा यूज कर रहे हैं 90 नैनोमीटर का, इससे आप पहले तो ये कैलकुलेट करो कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा इस क्वेश्चन में, और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालोगे एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा का यूज करके। बट यहाँ पर एच सी की वैल्यू हम लोग क्लासेस में 1240 जूल दे रहे थे, यहाँ पर इन्होंने 1242 दे रखा है। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप करो लैम्डा की वैल्यू जो 90 नैनोमीटर है। अब थोड़ा सा आप लोगों से कोऑपरेशन चाहिए होगा, कोई लोग कैलकुलेटर वगैरह लेकर के बैठ जाओ और ये जरा कैलकुलेट करके बताओ कि एनर्जी ऑफ फोटोन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन रही है। तो 1240 बाई 90 को अगर हम पूरा सॉल्व करते हैं, सर 13.8 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल रहे हो आप। अब जो हम आयनाइज करेंगे, यही आ रहा है ना 13.8? यस सर। यस सर। ओके, तो इस फोटोन से अगर आप आयनाइज करते हो तो आयनाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होनी चाहिए वो ऑब्वियसली उस ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के मॉडुलस को कहते हैं। टोटल एनर्जी अगर -13.6 बाई एन स्क्वायर है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसके मॉडुलस वैल्यू यानी 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसी से आएगी, यानी फोटोन की एनर्जी आयनाइजेशन से ज्यादा रही होगी तभी एक्सेस एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ना अब यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करो, फोटोन की एनर्जी 13.8 से सॉल्व की गई है, यहाँ पर 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एंड प्लस ये 10.4। अब आप वेरीफाई करो इसके आंसर को, यहाँ से एन की जो वैल्यू बन रही है सर 2 सर 2। हाँ, यही इसका आंसर है। तो ये भी रियलाइज करना कि मतलब क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक चीज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, जितना क्लास में दिया है वो सब कुछ किया होगा ना, तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप। नेक्स्ट, ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये भी 2015 का ही है, सीरीज वही चल रही है अभी आपकी। 2015 पेपर 1 एक क्वेश्चन हो चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन सेम पेपर का। एक बार रीड कर लो आप लोग भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फटाफट आप रीड कर ले तो उसको बताते क्या करना है इसमें, या फिर आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है। कोई अगर अपना आइडिया शेयर करना चाहता है कैसे करेंगे तो कर सकते हो। ठीक है जी बच्चे लोग, क्लियर हुआ यहाँ पर भी? देखो ये कह रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे हम अपना पावर प्लांट तैयार कर रहे हैं जिसकी हाफ लाइफ टी है, और जो बिगिनिंग में फ्यूल है हमारे पास वो उतना है सच दैट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज 12.5% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट एट दैट टाइम। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से जितनी एनर्जी निकल करके आएगी वो उस एनर्जी का 12.5% ही हमें जरूरत है, उतनी ही जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है अभी हमें।
तो अगर आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाओ, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, मान लो हम ये दिखाते हैं कि ए जो है वो कन्वर्ट हो गया बी प्लस सी में, फिजन्स होते हैं बेसिकली इसमें, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसमें न्यूक्लियर फिजन का कंसेप्ट है। तो मान लो अगर एलिमेंट ए कन्वर्ट होता है बी और सी में, और प्लस इसके अंदर कुछ क्यू वैल्यू निकल के आती है जिसको एनर्जी बोलते हो आप न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन में, तो जो ये रिएक्शंस में एनर्जी बाहर आ रही है, इसी एनर्जी को वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल प्लांट में हम यूज करेंगे। और आपके पास स्टार्टिंग में एलिमेंट ए के पास, एलिमेंट ए जिसको आप अपना फ्यूल कह सकते हो, जिसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है उसको अपना फ्यूल कह सकते हो, तो ये फ्यूल का जो अमाउंट है, दैट मीन्स कि एलिमेंट ए का जो नंबर है वो नंबर इतना ज्यादा है कि उसका सिर्फ 12.5% ही आप इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में यूज कर रहे हो। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि एलिमेंट ए हमारे पास बिगिनिंग में एन नॉट है, तो आप रिकॉल करिए एक हाफ लाइफ के बाद इसकी नंबर कितनी बचेगी। आफ्टर वन हाफ लाइफ अगर हम इसका नंबर कैलकुलेट करें, एन नॉट बाई टू, यानी कि 0.5 एन नॉट एक हाफ लाइफ के बाद हो जाता है। फिर सेकंड हाफ लाइफ जब कन्वर्ट हो जाती है, एक और हाफ लाइफ अगर इसमें चली जाए, तो फिर ये 0.25 एन नॉट हो जाएगा। एक और हाफ लाइफ अगर आप इसमें ऐड कर दो, वन मोर हाफ लाइफ, तो प्रीवियस वैल्यू का फिर से ये हाफ हो जाएगा, 0.25 का हाफ, दैट मीन्स 0.125 एन नॉट। दैट मीन्स अब आप 12.5% पे आ गए। मतलब जो आपका इनिशियल नंबर था उसका 12.5% आपके पास न्यूक्लियस बचे। तो जो 12.5% आपके न्यूक्लियस बच रहे हैं, इसके बाद आपकी जो नीड है वो पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज 12.5% हमें चाहिए था। तो ये कितने हाफ लाइफ के बाद हो रहा है, आपको देख लो यहाँ पर कितने हाफ लाइफ के बाद 12.5, 3, बस वो इसका आंसर है, 3 हाफ लाइफ। मतलब 3 हाफ लाइफ तक तो हमारे पास सफिशिएंट न्यूक्लियाई होंगे, बट उसके बाद इनसफिशिएंट हो जाएंगे वो। ये भी 2015 पेपर 1 का ही थर्ड क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दे रखा है, और उसके बाद ये कुछ ग्राफ पूछे गए हैं। तो अगर हम रिकॉल करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया आपको, तो ये एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट एंड डिवाइडेड बाय, इस पूरे को ई से भी डिवाइड करते हो तो डिवाइडेड बाय ई और कर देंगे यहाँ पर। अब आप खुद देख लो इसके हिसाब से कौन से ग्राफ करेक्ट दिख रहे हैं आपको। सीधा सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ए एंड सी, ए और सी, बिकॉज वी नॉट और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है, बट कुछ कांस्टेंट भी है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ। वी नॉट और लैम्डा के बीच इनवर्स रिलेशन होने की वजह से हाइपरबोलिक ग्राफ। और वी नॉट और 1 अपॉन लैम्डा के बीच में अगर आप रिलेशन चेक करो, 1 बाई लैम्डा को अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट करो, तो वी नॉट और 1 अपॉन लैम्डा के बीच लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो 1 बाई लैम्डा के साथ एक लीनियर ग्राफ आएगा, और लैम्डा के साथ हमारे लिए जो है वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। बड़ा क्लियरली दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए एंड सी ही इसमें सही आएंगे। क्लियर हो रहा है ये सब, मतलब? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2015 पेपर 1, मतलब एक पेपर में 4 क्वेश्चन। सोचिए 18 से 20 क्वेश्चन टोटल थे, उसमें 4 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से सिंगल पेपर में। ये फैक्ट बेसिस पे है, इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि आप एनसीईआरटी भी रीड करते रहिए, क्योंकि फैक्ट बेसिस पर भी आते हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर। अब आप न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और ये ऑफिशियल आंसर्स ही हैं जो जेई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो इसको आप सेल्फ रीड कर लो। इसमें मेरे को समझाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर। और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th का बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए एडवांटेज होता है, क्योंकि वो ये सब वैसे भी पढ़ोगे आप थ्योरी में। 12th पास वाले स्किप कर जाते हैं, और वो करना तो उनको भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, बिकॉज 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूरा चला जाएगा, और अगर पढ़ा है तो 8 नंबर फ्री के हैं। ठीक है, इसको स्किप कर रहे हैं, आप कर लोगे अपने आप रीड करके इसको? यस Yes. यस सर। चलिए नेक्स्ट 2015 का पेपर 2 देखो आप, मतलब 4 क्वेश्चन पेपर 1 में, अब पेपर 2 आ गया उसका। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी जो होती है वो रेट ऑफ डिके को बोला जाता है। एक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट मतलब उसका रेट ऑफ डिके, यानी dN/dt को बोलते हो आप एक्टिविटी। और एक्टिविटी का भी फर्दर रेट निकाला गया है, उसको आर कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक तरीके से एन का डबल डेरिवेटिव कह लीजिए आप, डबल डेरिवेटिव ऑफ एन। तो पहले एक काम करें यार, पहले इनकी एक्सप्रेशन से डिराइव करें। रेडियो एक्टिविटी में आपको ये पता है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई अगर आप किसी भी टाइम टी पर निकालते हो, तो ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस
लैम्डा जो डिके कांस्टेंट है और इनटू टी। ये बेसिक इक्वेशन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे आती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से। तो एक्टिविटी ए मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी हमें। तो आर इक्वल टू, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये लैम्डा स्क्वायर का टर्म बन जाएगा यहाँ पर एन नॉट ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा टी। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब एक्टिविटी क्या है कि इन्होंने माइनस डी एन बाई डी टी लगाया है, तो ये वाला माइनस डिसअपियर हो जाएगा। एक्टिविटी पॉजिटिव वैल्यू बताई जा रही है और रेडियो एक्टिव और आर के आगे माइनस साइन फिर लगा रहे हैं, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, तो यहाँ पर माइनस साइन। मीन लाइफ जो पी और क्यू की दी गई है तो उसका भी फॉर्मूला होता है। देखो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा। मीन लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो। और हाफ लाइफ का भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें जरूरत तो नहीं है, बट हाफ लाइफ को हम बोलते हैं अराउंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या फिर समवेयर इसको आप 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा से भी पढ़ते हो। फॉर्मूला तो याद है ना ये सब, ये चैप्टर्स के? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए। Yes, sir. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि टाइम 0 पर सेम एक्टिविटी है उनकी, पी और क्यू दोनों की एक्टिविटी टाइम 0 पर सेम दे रखी है, और देयर रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आर की बात कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ टाउ पे, टी इक्वल्स टू 2 टाउ पे उनके रेट ऑफ एक्टिविटीज आरपी और आरक्यू का रेशियो दे रखा है, आरपी बाई आरक्यू इक्वल्स टू एन अपॉन ई, और वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है। तो रेट आर का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से बेसिकली आर ऑफ पी डिवाइडेड बाय आर ऑफ क्यू निकालेंगे, तो आर ऑफ पी अपॉन आर ऑफ क्यू इक्वल टू नथिंग बट, एक्चुअली माइनस माइनस हट जाएंगे, तो ये लैम्डा ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ क्यू स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन ऑफ दिस पी इंटू टी अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस एन ऑफ क्यू इंटू टी, और साथ में एन नॉट यानी एन नॉट ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन नॉट ऑफ क्यू फॉर्मूले के हिसाब से। टाइम की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू इसमें आपको दे रखी गई है, टी इक्वल टू 2 टाउ लेना है। तो जहां पर लैम्डा ऑफ पी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मीन लाइफ के हिसाब से, तो लैम्डा ऑफ पी को आप हटा सकते हो, यहाँ पर लैम्डा ऑफ पी को रिप्लेस करके लिख दो आप 1 डिवाइडेड बाय उसका जो मीन लाइफ है टाउ, और ऐसे ही लैम्डा ऑफ क्यू को रिप्लेस करोगे मीन लाइफ वाले फॉर्मूले से, तो इसको रिप्लेस करके लिख देंगे 1 अपॉन इसका जो मीन लाइफ है यानी 2 टाउ। अब इसमें t इक्वल टू 2 टाउ और रख दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, t की वैल्यू जो दी गई है t इक्वल टू 2 टाउ यहाँ पर रखेंगे और t इक्वल टू 2 टाउ यहाँ पर रखेंगे। समझ पा रहे हो जो स्टेप बता रहे हैं यार आपको? स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं जो बोलता जा रहा हूँ मतलब? Yes, sir. है ना? t को 2 टाउ यहाँ पे भी रखना है और t इक्वल टू 2 टाउ यहाँ पर भी रखना है। और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इनिशियली उनकी एक्टिविटी सेम है, यानी कैपिटल ए जो है वो स्टार्टिंग मोमेंट पर सेम आ रहा है उनका। तो इनिशियल मोमेंट का मतलब यहाँ पर t इक्वल टू 0, जो इन्होंने कहा है ना कि इनिशियल एक्टिविटी सेम है उनकी, सेम एक्टिविटी है t इक्वल टू 0, तो इसमें t को 0 पुट कर देंगे एक्टिविटी वाले एक्सप्रेशन में। इसका मतलब लैम्डा ऑफ p इंटू एन नॉट ऑफ p इज सेम एज लैम्डा ऑफ q इंटू एन नॉट ऑफ q, और लैम्डा की जगह 1, लैम्डा ऑफ p की जगह 1 अपॉन टाउ इंटू एन नॉट p, लैम्डा ऑफ q की जगह 1 अपॉन 2 टाउ इंटू एन नॉट ऑफ q। तो इनके इनिशियल एन नॉट का रेशियो मिल जाएगा आपको, एन नॉट p अपॉन एन नॉट q का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से 1/2, मतलब ये रेशियो भी आ गया 1/2। तो ये रेशियो हमारे लिए 1/2 बन चुका है। लैम्डा पी स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यू स्क्वायर को आप इनके मीन लाइफ से कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज मीन लाइफ का दे रखा है उनको, एक का टाउ दे रखा है, एक का 2 टाउ दे रखा है। तो मीन लाइफ अगर 1:2 के रेशियो में है तो लैम्डा 2:1 के रेशियो में बनेगा, यानी ये वैल्यू 2:1 के रेशियो में है, स्क्वायर करेंगे तो 4:1 के रेशियो में। अब आप देखो क्या आंसर बनता है टोटल। Sir, 2 upon E. मतलब ये पूरा रेशियो 2/e आ रहा है, और उन्होंने कहा है कि ये n अपॉन e है, तो n की वैल्यू बतानी है इंटीजर टाइप का, दैट मींस n इक्वल्स टू 2। सिर्फ फॉर्मूले मैनिपुलेट करते रहिए, आपके आंसर मिलते जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 का ही अगला क्वेश्चन, मतलब ये 6th क्वेश्चन है 2015 का।
इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम डबली आयनाइज्ड है, उसका एंगुलर मोमेंटम दे रखा है 3h/2π। तो यहाँ पर कंसेप्ट कौन से लगाओगे? बोर मॉडल के अंदर हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो दिया जाता है वो बेसिकली NH/2π के फॉर्म में देते हैं बोर मॉडल के हिसाब से, और यहाँ पर कह रहे हैं कि लिथियम का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π है। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गई कि जो n है वो 3 के बराबर है, यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉन अपने थर्ड वाले क्वांटम नंबर पे है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, मतलब कि n=3 पे, n=3 पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो p πa0 के बराबर है, जहां a0 बोर रेडियस है। इसको कैसे करेंगे देखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी कंसेप्ट लगाएं अगर, तो डी ब्रोगली के हिसाब से हमको पता है कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो h/m/v, और ये जो एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो आप NH/2π, तो इसमें रोटेशनल मैकेनिक्स के हिसाब से हम एंगुलर मोमेंटम को भी फर्दर कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो mv/r, यानी h/mv की जो वैल्यू बनेगी h/mv वो बनेगा आपके लिए 2πr/n, और इसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। यानी कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं लैम्डा, इसका एक्सप्रेशन जो कि h/mv है, इसकी वैल्यू बन रही है 2πr/n। अब आप रेडियस का भी फॉर्मूला रिकॉल करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस का जो टर्म होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स रेडियस के फॉर्म में जो दिया गया है वो दिया जाता है बोर रेडियस इनटू n² डिवाइडेड बाय z। तो लैम्डा की पूरी वैल्यू बन जाती है यहाँ से बोर रेडियस 2πa0, एक n कैंसिल और डिवाइडेड बाय z। अब आप कंपेयर करो, और यहाँ पर n=3 है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 है, और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी 3 है, 3/3 कैंसिल, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 2πa0। इन्होंने p/a0 कहा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ p जो यहाँ पर आनी चाहिए वो इक्वल टू 2 बराबर। अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो आप काउंट करो 15 में टोटल 6 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन अगेन सेम पेपर का, मतलब जिस बच्चे ने मॉडर्न फिजिक्स अगर 2015 में छोड़ दी होगी, बर्बादी है वो। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का भी है। देखो, रिएक्शन दी है यूरेनियम की, न्यूक्लियर फिजन वाली। यूरेनियम को स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे कह रहे हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जीज को डिनोट किया गया है के जिनॉन करके, के एस आर करके और के एक्स। तो एक्स और वाई की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इन्होंने। अब इस रिएक्शन को पहले कॉपी कर लेते हैं। यूरेनियम को कन्वर्ट कर रहे हैं ये, अब एलिमेंट्स का नाम मुझे नहीं पता है, एक्स ही बोल देता हूँ इसको, एस आर प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए क्या क्या दे रखा है वो समझना। आपको एक बार रिएक्शन का थ्योरी याद करो जो भी आपको क्लास में बताया था कि किसी भी रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू होती है वही प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। याद आ रहा है रिसेंट लेक्चर में? क्यू वैल्यू ऑफ एनी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू जो निकालते हो वही आपका काइनेटिक एनर्जी की बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में निकालने का प्रोसेस क्या था? Binding energy of product minus binding energy of reactant. प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी। तो यही चीज यहाँ पर यूज की गई है। देखो, इन्होंने पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जीज दे रखे हैं। पर न्यूक्लियन यूरेनियम का भी दे रखा है, एक्सी का भी, जिनॉन का भी दे रखा है, और एसआर का भी दे रखा है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। यूरेनियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मुझे निकालनी होगी तो 7.5 अगर ये पर न्यूक्लियन है तो मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन 236, ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की हो गई, रिएक्टेंट की सॉरी। और प्रोडक्ट पे जब जाएंगे तो जेनॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 140, और दूसरे एलिमेंट के लिए इसका पर न्यूक्लियन वैल्यू 8.5 इसका भी दे रखा है इन्होंने, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू 94। तो पहला स्टेप तो आप जरा ये मुझे बताओ कैलकुलेटर यूज करके या जैसे भी करना चाहते हो कि इन बाइंडिंग एनर्जीज के डिफरेंस को निकाल करके क्यू वैल्यू कितनी बन रही है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी दोनों ऐड कर लो आप, और प्रोडक्ट्स बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को लेस करके टोटल वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर।
अभी फिलहाल के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास। तो 219। ओके, तो यहाँ पर Q वैल्यू टोटल बन रही है 219 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल। यानी कि ये जो 219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी हुई, यानी कि ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट Xe प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट Sr प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट X एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट Y। ये चारों मिला करके 219 है। इसमें X और Y का दे रखा है आपको, X और Y का है, X का 2 दे रखा है और Y का भी 2 दे रखा है, मतलब ये टोटल वैल्यू आपको गिवन है 4। यानी कि जो बाकी के दो का समेशन आना चाहिए Xe और Sr का टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आना चाहिए वो 215 आना चाहिए। फिर तो पहले तो आप ये ऑप्शन चेक करो कि इसमें 215 के ऑप्शंस, हालांकि चारों ही ऑप्शन में सेम वैल्यूज हैं। यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि दोनों का टोटल 215 आएगा? बोलो बच्चे लोग, यस और नो करते रहो ताकि ऐसा मतलब, लेकिन ये चारों ऑप्शंस में 215 है एक्चुअली। अगर आप ऐड करके देख लो 129 प्लस 86, या तो वैल्यूज तो सेम ही है। अब X और Y आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व होना चाहिए, मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। यहां पर यूरेनियम के ऊपर 236 का मास नंबर है, यहां पर 140 का मास नंबर, और Sr के ऊपर मास नंबर 94 है। एटॉमिक नंबर्स कंपेयर करें तो 92, 54 प्लस यहाँ पर 38 है शायद, वो 38। तो आप एक बार कंपेयर करो, क्या एटॉमिक नंबर कंजर्व हैं? एटॉमिक नंबर कंजर्व होने का मतलब क्या चार्ज कंजर्व है यहाँ पर? लेफ्ट साइड। हाँ सर। इसका मतलब X और Y में चार्ज नहीं आ सकता कोई, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज कंजर्व है। इसका मतलब X और Y चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में? तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और सी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात की गई, उनमें चार्ज होता है, जबकि हमारे एलिमेंट चार्ज वाले नहीं हो सकते कोई भी। अब आपके पास एलिमिनेशन हो गए दो के, अब दो ही ऑप्शन बचे आपके पास, ए और डी। और ए और डी में एक्स और वाई दोनों न्यूट्रॉन कहे गए हैं। तो अब आपके पास फाइनली ये बचता है कि ये 129 और 86 होगा या 86 और 129 होगा। अब ये फाइनली कैसे निकालोगे आप इसको? सर जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। राइट, तो मास किसका कम है इसमें से? स्ट्रोंशियम। हाँ, क्योंकि कम मास वाला पार्टिकल ज्यादा एनर्जी शेयर करता है, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m बोलते हो ना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p²/2m, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो जिसका लेसर मास होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन फाइनली सेलेक्ट हुआ है इसमें से? ए पार्ट। ये लॉजिक है। हाँ, इतना लॉजिक है इसमें। सर इसमें बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सर वो मास की वजह से हट जाएगा, क्योंकि सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो जीरो चार्ज करेंगे, लेकिन वो मास की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, मास नंबर की वजह से, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं समझा नहीं मैं। सर मतलब मैं कह रहा हूँ सर, मतलब एक्स और वाई में सर टोटल मिला करके ये न्यूट्रल बनने चाहिए। हाँ, तो सर अगर मतलब सर अगर मास ऊपर कांस्टेंट रहता सर, मतलब अगर इधर 236 है सर, उधर दोनों का समेशन 236 रहता, तो बिल्कुल। सर मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन भी हो सकता था। हाँ, वो भी हो सकता था, फिर उस केस में हो जाता। ठीक है, हाँ, वो Yes, भी sir. लॉजिक। चलिए नेक्स्ट देखो। हो गया 15 के 6 क्वेश्चंस। नाउ 16 पे आओ। ये तो वैसे भी डिफिकल्ट पेपर ही था पूरा 16 तो। तो इन्होंने यहाँ पर एक पहले वाले क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया है, जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फोटोन की वेवलेंथ का एक डेटा दे रखा है आपको, कि जिस वेवलेंथ की आप लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज कर रहे हो वो, और करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल्स का एक ग्राफ, मतलब एक डेटा प्रोवाइड किया है। और इस डेटा के बेसिस पर उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन भी देखो कितने क्लोज हैं, 6.0, 6.4, 6.6 और 6.8। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली टिक कर सकते हो इसको। मतलब इतना क्लोज ऑप्शन है ना एक्चुअली, 0.4, 0.2 के डिफरेंस पे ऑप्शन चल रहे हैं यहाँ पर। तो
हालांकि है आसान क्वेश्चन, बिकॉज एक बार फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही फॉर्मूला लगाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला कहता है एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और डिवाइडेड बाई ई और लिख देती हो। तो इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज कैसे करोगे आप? यहाँ पर फर्स्ट केस में लैम्डा दे रखा है और वी नॉट भी दे रखा है, मतलब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग वी की वैल्यू दे रखी है। दूसरे केस में भी लैम्डा की वैल्यू और वी की वैल्यू दे रखी है। तीसरे केस में भी लैम्डा और वी की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पर यूज करना चाहें, हालांकि लैम्डा इन्होंने सर माइक्रोमीटर। हाँ जी, किसी दो को यूज करके फाई नॉट निकालेंगे, फिर तीसरे वाले में रख देंगे तो एच निकल आएगा। राइट, हाँ। मतलब यहाँ पर एक तरीके से इसको अगर हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 यूज कर लें और इसको V1, V2, V3 यूज कर लें अगर, तो इनमें 3 इक्वेशंस बनेंगी। एक बार आपको लिखना पड़ेगा V1 इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई इंटू लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट बाई ई। ध्यान रखना है एच अननोन है, यहाँ पर दो अननोन्स है, एच भी अननोन है और फाई नॉट भी अननोन है। एच और फाई नॉट दोनों ही अननोन है। एक और इक्वेशन बनेगी V2 इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट बाई ई। बट एक क्वेश्चन मेरा ये बताओ, क्या हम यहीं से एच नहीं निकाल सकते इन दो इक्वेशंस के बेसिस पे? यस सर, हो जाएगा, दो इक्वेशन से हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलिमिनेट कर एलिमिनेट करके। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू एच सी बाई ई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो फिर तीसरे इक्वेशन क्यों दिया इन्होंने? तीसरा डेटा जो दिया हुआ है एस सच सर आ गया, इससे आ गया आंसर और 6.4। वो एरर करेक्शन हो सकता है, चेक करने के लिए एरर करेक्शन। नहीं, हाँ वो भी हो सकता है। मतलब आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अगर ये अलग अलग डेटा आएंगे तो फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर तो फिलहाल नहीं हो रहा आपका आंसर, यहाँ पर आप कोई भी दो डेटा यूज करोगे सेम आंसर आ जाएगा। इन केस अगर V1 V2 से एच अलग आ रहा है, V2 V3 से एच अलग आ रहा है, V1 V3 से एच अलग आ रहा है, तो इन केस अगर ऐसा हो जाता तो हम तीनों एच का एक एवरेज लेकर के तब कह देते कि ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट आएगा। बट यहाँ पर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो सिस्टमेटिकली दे रखा है इन्होंने, तो इसलिए आंसर मैच कर जाएगा आपका। नेक्स्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, मगर अगर क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, कितना याद है मुझे नहीं पता, जिसमें ये कहा गया था कि जब बहुत ज्यादा हायर एटॉमिक नंबर, बहुत ज्यादा हायर क्वांटम नंबर पे जाकर के डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जिस फ्रीक्वेंसी का रिवॉल्यूशन हो रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन बाहर निकल के आता है, करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल की थ्योरी में। 6th लेक्चर था हमारे मॉडर्न फिजिक्स का। यस सर। उसमें तो ये, हाँ उसी टॉपिक पर क्या है कि लोग पढ़ते नहीं है, स्किप कर जाते हैं और फिर वो फंस जाते हैं जाकर के। तो हाईली एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में आगे लिखा भी है, एन इज वेरी वेरी लार्ज देन 1, हाइड्रोजन लाइक एटम, और न्यूक्लियर चार्ज जेडी है डिफाइंड बाय इतना। ये सब तो कहानी है इन्होंने। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रिलेटिव चेंज इन द रेडियाई ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो जो रेडियस होती है nth ऑर्बिट पे जाकर के, अगर हम बात करें nth ऑर्बिट का रेडियस, तो ये हम कहते हैं बोर रेडियस इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये आप कहते हो रिलेटिव चेंज इन द 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक रेडियस आप nth ऑर्बिट के निकाल लें और एक रेडियस आप n+1th ऑर्बिट में जाकर निकाल दें, तो यहाँ पर बन जाएगा a0 इंटू ये n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। उसके बाद इनका चेंज निकालोगे, यानी रेडियस ऑफ n+1th ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट चेंज, और रिलेटिव निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल रेडियस rn से। नहीं करेगा। हाँ, मतलब अब ये पूरी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये a0 n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, यहाँ पर माइनस a0 बाई z इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई a0 बाई z, ये पूरा वैल्यू बनेगा। तो क्या इसमें z की कोई डिपेंडेंसी आएगी? नो सर। नहीं आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है, क्या ये 1/n पे डिपेंड करेगा? तो देखो न्यूमरेटर एक्चुअली ये a0 बाई z सारे कैंसिल हो जाएंगे इसमें से, तो बचेगा आपके पास ऊपर n+1 स्क्वायर माइनस n, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2n+1 डिवाइडेड बाय नीचे आपका कुछ बचा ही नहीं, n स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर n स्क्वायर मिस हो गया। हाँ,
2n + 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ से 1 को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि n इज मच लार्जर देन 1, n इज मच लार्जर देन 1। तो ये चीज अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगी, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 को हटा देते हैं तो इट इज 2n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू 1/n, बी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। सही है कि नहीं है? तो एनर्जी का भी फॉर्मूला अगर आप nth ऑर्बिटल का रिकॉल करिए, एनर्जी इन द nth ऑर्बिटल, तो ये कही जाती है -13.6, जिसको मैं E नॉट कह दे रहा हूँ, और इनटू z² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगाना है। रिलेटिव चेंज का मतलब एनर्जी इन द n+1th ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाय एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, ये रिलेटिव चेंज होगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये टर्म कुछ ऐसा बनेगा आपका 1/n² माइनस 1/n+1 स्क्वायर। डाउट होगा तो बता देना आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो वो E नॉट और z² के टर्म्स चले जाएंगे वहां से, और डिवाइडेड बाय 1/n² विथ अ माइनस साइन भी आएगा, मतलब ये चीज माइनस हो जाएगी, यहाँ पर प्लस आ जाएगा कुल मिला के। अब ऊपर 1/n² कॉमन ले लेते हैं, फिर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा करके कर लेंगे। तो देखो बच्चा आंसर बनेगा कि नहीं, आंसर तो खैर लिखा हुआ, बट फिर भी एग्जाम टाइम पे तो आंसर नहीं लिखा होगा ना। आप चेक करके बताओ क्या ये चीज 1/n³ पे नहीं आ रही है, और अगर 1/n³ नहीं आ रहा तो फिर क्या आ रहा है इसमें? सर 1/n के प्रोपोर्शन में आ रही है। सिर्फ 1/n आ रहा है? यस सर। अप्रोक्सीमेशन के बाद, मतलब n को 1 से बड़ा लेकर के, बहुत बड़ा लेकर के। यस सर, ऊपर न्यूमरेटर में 2n + 1 आया, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर में n²। सर 2/n इसका भी वही आ रहा है जैसे B सेम का। आ रहा है जैसे पिछला आया। मतलब 2/n आ रहा है ना इसका? हाँ यस सर। ओके, तो ये गलत हो गया, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को यही क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाए तो पता होना चाहिए कि। और रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब L ऑफ n+1 माइनस L ऑफ n डिवाइडेड बाई L ऑफ n, रिलेटिव चेंज। और ये तो बोर्स मॉडल में क्लियरली कहा गया NH/2π होता है। तो n+1 इंटू h/2π माइनस n इंटू h/2π और डिवाइडेड बाई n। सही है सर, करेक्ट। ये सही हो गया। तो 16 जिसको बहुत डिफिकल्ट पेपर कहा गया, उसके अंदर भी अगर फॉर्मूलेस क्लियर है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए करते वक्त एग्जाम में। और ये अपने अंदर बिलीफ लाओ कि मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग यूनिट है। और क्वेश्चन दिखाते हैं, 16 का ही तीसरा पेपर है। देखो 15 में 6 क्वेश्चन, 16 में थर्ड क्वेश्चन। इसमें मासेस दे रखे हैं, बोरॉन कहते हैं ना सर इसको, बी को, और मास इतना है, अंडरगोस बीटा डिके जिसमें कार्बन बन रहा है, और कार्बन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस है, स्टार से डिनोट किया गया है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो आप भी। मतलब इनका ये कहना है कि 5b12 ये जो एटम है, इस एटम का एक बीटा डिके हो रहा है जिसमें 6c12 बन रहा है। तो पहली बात तो आप ये बताओ कि ये बीटा प्लस डिके है या बीटा माइनस डिके है? एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हुआ है इसमें। बीटा माइनस। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स बाहर आते हैं? बीटा अगर माइनस डिके है तो इसमें एलिमेंट और कौन सा बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा और एक और पार्टिकल आता है, एंटी न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो आता है, और प्लस क्यू वैल्यू जो होती है, मतलब एनर्जी आती है इसमें। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीटा डिके में जो कार्बन बना है ना, ये एक्साइटेड स्टेट पे है, इसको स्टार से डिनोट किया, जो गामा डिके के टाइम पर आपको समझा रहे थे कि जो कार्बन है वो अभी एक्साइटेड स्टेट में है, वो अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको ये चीज? और प्लस हम इस रिएक्शन में क्यू वैल्यू भी दिखाते थे, क्यू वैल्यू जिसका मतलब कहते थे कि जो ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकलते हैं, इनके काइनेटिक एनर्जी का टोटल होता है वो। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बताएं फिर, आगे इसके आगे। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो आगे क्या होगा फिर। तो पहले तो आप इसकी क्यू वैल्यू निकालो कितनी होगी यार।
क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसके मासेस दिए हैं, याद करना। तो मासेस के फॉर्म में आप ये कहते थे कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर 931 m। वो बाद में देख लेंगे। तो रिएक्टेंट यहाँ पर है, जो रिएक्टेंट है उसका मास कैलकुलेट करें। तो रिएक्टेंट का जो मास दे रखा है वो आप देखो क्वेश्चन में, उसका मास दे रखा है 12.014। लेकिन याद करना ये हमेशा एटम का मास होता है, तो इसमें से हम लेस करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन के मासेस को रिएक्टेंट के टोटल मास को कैलकुलेट करने के लिए। और प्रोडक्ट्स पे जो C12 है उसका, तो वो C12 का तो मास ही 12 एटॉमिक यूनिट होता है। तो डेफिनेशन ही 1 AMU की वहां से दी जाती है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये 12 होगा, एग्जैक्टली 12 हो जाएगा। और इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन के मास को लेस करेंगे। और रिएक्टेंट में एक और चीज है, रिएक्टेंट में एक इलेक्ट्रॉन और है, तो उसका भी मास लेस करेंगे। ये टोटल मास और बाहर C² मल्टीप्लाई कर देंगे, या उसको हम डायरेक्टली एनर्जी कन्वर्जन फैक्टर लगा देते हैं, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये पूरी वैल्यू मेरी एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगी, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसमें Me के फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो Me का टर्म हमें हो जाएगा कैंसिल, या बचेगा यहाँ पर बीटा प्लस वाले में बचता था। ये सर कैंसिल हो गया। तो हाँ, तो अब कितना बचा ये देखो, मतलब कुल मिलाकर के ये बचेगा 0.014 इंटू 931.5। एक बार हेल्प करो, क्या वैल्यू बन रही है? 13.041 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी, क्यू वैल्यू का मतलब ये रिलीज्ड एनर्जी है एक तरीके से। इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में बाहर आएगी। अब इस एनर्जी को हम यूज कहाँ पे करेंगे? नॉर्मली हम लोग ये कहते थे कि क्यू वैल्यू जो निकलती है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी में शेयर हो जाती है। बट यहाँ पर जो कार्बन एटम निकला है ये खुद ही कुछ एनर्जी के साथ है। ये कार्बन एटम स्टेबल नहीं है अभी, ये खुद कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो एनर्जी दी गई है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अपने नॉर्मल स्टेट से ज्यादा। तो ये एनर्जी भी तो इसी क्यू वैल्यू में से ही आएगी, रिएक्शन से ही तो आएगी ये भी एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी अवेलेबल होगी, आप कह सकते हो कि एनर्जी अवेलेबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो कंबाइंड फॉर्म में, इनकी जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो इस क्यू वैल्यू और उसमें से जितनी एनर्जी कार्बन एटम ने अपने एक्साइटेशन में यूज कर ली 4.041, दैट मीन्स टोटल आंसर बन जाएगा आपका अराउंड 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? तो ये भी याद करो, बीटा डीके में ये भी कहा गया था कि कोई फिक्स लॉ नहीं होता जिसमें हम ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो कितना कितना एनर्जी लेंगे। मतलब मैंने कहा था कि ये एक रैंडम इवेंट होता है, जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मालूम चल सकता है कि किसके पास कितनी एनर्जी जाएगी। तो रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारी मैक्सिमम एनर्जी 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम कर ले, क्योंकि जो भी एनर्जी होगी वो 0 से 9 के बीच में होगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से लेकर के 9 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो फिर इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 हो जाएगी। बट यहाँ पर लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन ये रेज कर दिया था क्वेश्चंस में कि एंटी न्यूट्रिनो में कुछ तो एनर्जी जाएगी। मतलब उन्होंने एक ऑप्शन रेज किया जिस वजह से उन्होंने फिर इंटीजर की वजह से इनके 2 ऑप्शन कर दिए कि 8 भी सही है और 9 भी सही है। पता नहीं क्या लॉजिक लगा करके उन्होंने 8 और 9 दोनों करेक्ट कर दिए थे। नए वाले लॉजिक पे सोचा होगा सर, क्योंकि आजकल एंटी न्यूट्रिनो को कह रहे हैं कि मासलेस नहीं है, इसलिए हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ रेज हुआ था, मतलब लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था। तो फाइनल आंसर की में इन्होंने क्या किया, ओरिजिनली पहले इन्होंने 9 का आंसर दिया, तो लोग स्टूडेंट्स ने जब रेज किया तो बाद में इन्होंने कह दिया कि 8 वाला भी सही है 9 वाला भी सही, दोनों को नंबर मिल गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो 16 का ही तीसरा क्वेश्चन, सेम पेपर का, वो भी अलग अलग पेपर का नहीं चल रहा अभी आपका। ये देखो आप 16 पेपर 1 का एक, पेपर 1 का दूसरा, पेपर 1 का तीसरा और पेपर 1 का ही चौथा। हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट पर 970 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के साथ उसको रेडिएट कर रहे हैं।
Hc/E की वैल्यू भी दे रखी है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले तो आप ये बताओ कि जो एनर्जी हम फोटोन का यूज कर रहे हैं वो है कितना। एनर्जी ऑफ फोटोन अगर यहाँ पर कैलकुलेट करी जाए बाय फॉर्मूला Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा से, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि Hc की जो वैल्यू दी गई है 1.237 दे रखी है, बार बार इसको बदलते रहते हैं ये लोग, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मीटर में है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 970 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। कितना बनेगा चाहिए फोटोन की एनर्जी? हाँ जी बच्चे लोग कुछ बताओ यार, कितना बन जाएगा ये? 12.75 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब जरा रिकॉल करो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम कहाँ तक का एक्साइटेशन कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक और चीज कही थी कि आप एनर्जी लेवल्स की कुछ वैल्यूज एटलीस्ट याद रखिएगा अपने पास। कुछ एनर्जी लेवल्स याद करने के लिए इसीलिए कहे गए थे। हाइड्रोजन का जो लोवेस्ट एनर्जी होता है वो -13.6 था और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे ही है। नेक्स्ट एनर्जी होती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके नेक्स्ट एनर्जी आती थी अराउंड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर की एनर्जी आती थी अराउंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पांचवे की एनर्जी होती थी लमसम -0.5 के आसपास होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो 12.75 अगर हम यहाँ ऐड करेंगे ग्राउंड वाले में तो4 पे का मतलब हाँ जो एनर्जी बनेगी वो फोर्थ लेवल पे चली जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल पे चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल पे चला जाएगा तो फोर्थ लेवल से आप कितने पॉसिबल डी एक्साइटेशन कर सकते हो? 4c2। हाँ, नंबर ऑफ डी एक्साइटेशन निकालने के लिए किसी भी लेवल से नंबर ऑफ डी एक्साइटेशन निकालने हैं अगर आपको कि कितने पॉसिबल डी एक्साइटेशन कर सकते हैं हम लोग, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला था NaC2 लगा दीजिए, यानी 4c2 के हिसाब से इसका आंसर 6 हो जाएगा। 6 पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं और वो 6 पॉसिबल ट्रांजिशन ये होते हैं, 4 से 3 पॉसिबल है, 4 से 2 का पॉसिबल, 4 से 1 का पॉसिबल ट्रांजिशन, देन 3 से 2 का ट्रांजिशन, 3 से 1 का ट्रांजिशन एंड देन 2 से 1 का ट्रांजिशन। ये 6 पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं और जिनके करस्पॉन्डिंग एमिशन ऑफ फोटोन होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम बनती है। के पेपर 1 में 4 क्वेश्चन, पेपर 2 ये एक तरीके से पैराग्राफ टाइप का है, मतलब अनसीन पैसेज टाइप का है, इन्होंने अपने हिसाब से एक थ्योरी ऐड की है इसमें। ठीक है, तो पहले वाले में तो ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ स्फेरिकल न्यूक्लियस। ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। उसके बाद इन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड किया है, न्यूट्रिनो का मास दे रखा है, मतलब ये जो मेजर्ड मासेस ऑफ दिस न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मासेस गिवन है सब। साथ में कह रहे हैं कि जो रेडियाई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सॉरी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियस की रेडियाई है वो लगभग सेम है, न्यूक्लियाई की रेडियस बराबर है इनके। बाकी ये सब कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। मेन पॉइंट आपका आखिरी लाइन में है जहां पर इन्होंने कहा कि एज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ दिस नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज प्योरली ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब बताना चाहोगे इसमें मतलब क्या कहना चाह रही है? किसी को अगर कुछ समझ आ रहा तो कुछ आइडिया देना चाहोगे या डिस्कस कर लें? देखो सर जो डिफरेंस होगा बाइंडिंग एनर्जी का वो सर E के वैल्यू के बराबर होगा। ओके, हाँ, किसके E की वैल्यू के बराबर? सर जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया। अच्छा ठीक है, श्योर ना? देखो तो पहले तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप। मान लो अगर मुझे नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो याद करिए बाइंडिंग एनर्जी के लिए कहा गया था कि जो उस एलिमेंट का थियोरेटिकल मास होता है जिसको बोलते हो थियोरेटिकल मास, और माइनस उस एक्सपेरिमेंट का जो रियल मास होता है यानी कि एक्सपेरिमेंटल मास, ये कहा गया था, और इंटू c² और कर देते हैं वहां जाकर के। तो नाइट्रोजन के केस में
थियोरेटिकल मास कितना होगा, तो नाइट्रोजन के केस में 7 न्यूट्रॉन्स, यानी 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि दे रखा है आपको, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 1.008665 प्लस 8 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, 8 मास ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे, अभी दिया नहीं है उसको, हम फिलहाल एमपी लिख रहे हैं, और माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास नाइट्रोजन का दे रखा है इस क्वेश्चन में 1.007825। 15.20109। हाँ बेटा देखो, तो एक्चुअली आपको पूरा निकालना नहीं है ना, एक्चुअली क्या करना है, डिफरेंस निकालना है आपको। मतलब हमें करना क्या है, दोनों के बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। मतलब टॉपिक आपका ये है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन का डिफरेंस चाहिए आपको। तो ये तो अभी मैंने नाइट्रोजन का टर्म लिखा है, अब मैं ऑक्सीजन का टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर। सर वहाँ 7 इंटू में आपने हाइड्रोजन का मास लिखा है। क्या चीज नहीं है? सर, न्यूट्रॉन का ही है। नहीं, न्यूट्रॉन का दे रखा है उन्होंने। न्यूट्रॉन तो 8 है ना, इन्होंने न्यूट्रॉन का मास डायरेक्ट दे रखा है बच्चा, लेकिन न्यूट्रॉन तो 8 है। है ना। वो जो हाइड्रोजन का मास दे रखा है ना आपको, 1H1 का मास, वो दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअली हाँ आप सर, मास ऑफ प्रोटॉन को हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन का जो मास दे रखा है ना 1H1 वाला, वो है 1.007825, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का मास लेस करेंगे। ये उसके लिए दे रखा है आपको, प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम बाद में लिखेंगे भी। फिर हम ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन का थ्योरेटिकल मास निकालोगे तो उसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 1.008665 प्लस उसमें 8 प्रोटॉन्स भी हैं, सॉरी 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया यार, एक मिनट, नाइट्रोजन में एक तो ये 7 आएगा, सॉरी एक मिनट, 7 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें और प्लस 8 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर प्लस 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यूज करेंगे, और माइनस इसका जो मास दे रखा है हमें, वो दे रखा है 15.00, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा कैलकुलेट करने में। 3। सर, हाँ ऊपर वाले सर 15 नाइट्रोजन वाले में गड़बड़ी है सर। सर 15.000109। वो गड़बड़ हो गया यार सर वहाँ वो पर। 8 एक मिनट, हाँ सॉरी, न्यूट्रॉन्स होंगे। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, सही कर दे रहे हैं इसको। एक्चुअली 15.000109, अब कहाँ गड़बड़ है बता रहे हो आप लोग? सर न्यूट्रॉन भी 8 होंगे सर साथ में नाइट्रोजन वाले। 715 है ना वो, हाँ ये 8 होंगे, 8, और यहाँ पर 7 आएगा, सॉरी। अभी सही हो गया यार, मैं बताना आप लोग जरा, अभी सही लिख दिया? हाँ हाँ यस ठीक है ना। अब ये डिफरेंस है अभी, तो इसका डिफरेंस, और बाहर अभी सी स्क्वायर लिख नहीं पा रहे हैं, इसमें स्पेस कम हो गया थोड़ा सा, बाहर में सी स्क्वायर और आ जाएगा, वो देख लेंगे भी। तो अब ये बड़ा अजीब है यार, इसको कौन सॉल्व करेगा इसको? मैं जरा आप ही लोग बताओ, एक टर्म तो इसमें मेरे को ये दिख रहा है +7 MP और -8 MP, जब डिफरेंस करेंगे तो इसमें एक MP का टर्म आएगा, और बाकी नंबर्स का जो डिफरेंस बन रहा, भाई लोग थोड़ी मदद करो यार, 8 इंटू ये 1.008665 माइनस 15.000109 माइनस 7 इंटू दिस 1.008665 प्लस 15.003065 और माइनस एक प्रोटॉन का मास बचेगा 1.011621 माइनस MP। 1 फिर से बोला 1.0 1.011621 माइनस MP। 11621 माइनस MP। ओके, ये दे रखा है। गॉड, यस सर, यही आ रहा है। यस यही। अभी एक और देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान और रखनी है आपको, जो यहाँ पर स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही है।
जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मास यूज किया है ना 15.000109 वाला, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। ये जो मासेस हमें दिए हैं ये तो एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। तो जब हम नाइट्रोजन वाले में हम मास एक्सपेरिमेंटल मास कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास मतलब आप ये लगाओगे एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस, कहीं पर भी लिखना होगा ना हमें, तो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए आप उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे और माइनस उसमें से जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन को लेस भी करेंगे अभी। तो ये जो 15.0010 था ये तो हमें दे रखा था ये चीज, इसमें से हम माइनस एक और चीज करेंगे अभी। माइनस में कहाँ गया उसका नाइट्रोजन, 7 Me और करेंगे लेस यहाँ पर, और दूसरे वाले फैक्टर में हम -8 Me को लेस करेंगे। तो इससे आपका एक टर्म और बनेगा यहाँ पर, है ना। ऊपर यहाँ पर -7 Me का टर्म बनेगा और नीचे यहाँ -8 Me का टर्म बनेगा। प्लस सेमी ऐड हो प्लस जाएगा। सेमी। प्लस सेमी। ये कुछ ऐसा टर्म बनेगा हमारा। माइनस दिस इतना कर दें यार इसको जरा, 1 मिनट। ये भाई क्रॉस चेक कर लो यार, सब सही है तो, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए फिर दिक्कत हो जाएगी। सही लग रहा है मेरे ख्याल से। सर इलेक्ट्रॉन का मास इसमें सर क्या? नहीं दिया, वही ढूंढ रहा हूँ मैं भी इलेक्ट्रॉन का मास। तो सर क्वेश्चन उसमें नहीं दिया है तो कहीं और दिया होगा, इसमें तो कहीं दिया नहीं इलेक्ट्रॉन का मास। चलो भी देखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ Me का टर्म एक्स्ट्रा ले लिया है, वही चेक करना चाह रहा था। तो 8 7 1 मिनट, 8 न्यूट्रॉन का मास किया हमने, 7 प्रोटॉन्स का साथ, और 7 प्रोटॉन्स का मास किया, माइनस एटॉमिक मास माइनस उसके 7 Me का टर्म हो गया। फिर ऑक्सीजन में गया तो 7 न्यूट्रॉन्स प्लस। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक साथ नहीं रख सकते क्या? सर हाँ हाँ सर अगर न्यूट्रॉन का बीटा माइनस डिके करके देखे तो। नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना है, पेपर में जो दिया होगा वही करेंगे। अभी देख लेते हैं इसको, रुकिएगा अभी इसको चेक कर लेते हैं अभी। सर जो -7 ME है उसमें प्लस होना चाहिए क्योंकि वो यस सब्ट्रैक्ट 2 बार होगा ना। प्लस ME कहाँ पर कह रहे हो बच्चा, पहले वाले में? यस सर। अच्छा यहाँ पर ये प्लस 15 - 7। हाँ ठीक है हाँ वही मैं कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर भी ये माइनस की जगह प्लस आएगा, +8 Me आएगा, है ना। यस सर, फिर ये नीचे -ME हो जाएगा। और -Me होने का मतलब माइनस पूरा कॉमन कर देंगे तो ये MP + Me बन जाएगा, और MP + Me मतलब हाइड्रोजन का मास हो जाएगा वो। तो वहां से आप हाइड्रोजन का मास पुट करेंगे यानी कि 1.007825, और इसको आगे ना वो लिखा नहीं है हमने ऊपर, इसको आगे मल्टीप्लाई भी करेंगे 931.5 से। अरे बाप रे बाप, कौन करे इसको यार। So 3.535 इवन वो 931 मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहे हो ना? यस 3.535 मेगा इलेक्ट्रॉन 536 करने का तो 5359 जो भी आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस निकाला है बाइंडिंग एनर्जी, उसको हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से कंपेयर भी करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है अभी। इसका कंपैरिजन भी आपको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ। तो मतलब ये क्वेश्चन तो स्किप करने में ही बेनिफिट है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इसको छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है एग्जाम टाइम पर। अभी तो डिस्कस कर ले रहे हैं, बट अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो हम निकालेंगे तो पहले नाइट्रोजन की निकालोगे तो यहाँ लिखोगे 3/5 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन वाला, 7 × 7 - 1 × E² डिवाइडेड बाय 4πε0 r। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे हम ऑक्सीजन एटम की भी, तो 3/5 × यहाँ पर 8 × 8 - 1 × E²
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से यही डिफरेंस उनके बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि 3.535 इधर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की यूनिट क्या है वो देखना पड़ेगा। तो उसमें ना ये टर्म यूज होगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये देखिए इन्होंने 1.44 का यूज करेंगे। तो एलएचएस वाला एक्सप्रेशन को अगर और सिंप्लीफाई करेंगे कुछ, तो जो ये टर्म आ रहा है आपका ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पर भी है बाहर भी है, कॉमन ले लेंगे उसको, तो उसको लिखेंगे 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये तो रहने दीजिए। और फर्मी मीटर है, यानी कि 10⁻⁻⁻15। और बाकी का टर्म जो बचा हमारे पास, रिमेनिंग टर्म जो बचा, इनको कॉमन लेने के बाद एक 3/5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 7 × 6 42 का टर्म बनेगा, और यहाँ पर 8 × 7 56, यानी कि 14 का टर्म, 14 का टर्म। और ये अराउंड साइन कन्वेंशन अभी नहीं देख रहे हैं यार, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल करेंगे और एक आर का टर्म नीचे और बचेगा अभी। सर हाँ बच्चा बताइए। सर ये जो 1.44 वैल्यू दी है वो तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की दी है ना, तो हाँ आर का नहीं, आर बच्चा आर लिख दिया बाद में, वो गलती से वहां हमने सर्किल कर लिया उसको, आर हमने अलग से लगा दिया है, आर इसमें काउंट नहीं है ना, वो बाद में हमने एक्सप्रेशन में नीचे आर ऐड कर दिया है यहाँ पर। दोनों का आर सेम होगा? वो लिखा है ऊपर, वो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, देखो, गिवन दैट द रेडियाई ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम। यस। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके देख लो, तो आंसर क्या बन रहा है, सी ऑप्शन, मतलब 3.42। अब सोचो कितना खतरनाक क्वेश्चन है सर। सर ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन है सर, इसमें +7 Me और 8 Me अगर लिया है सर, तो वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर है सर। तो अगर इसको ऐसे हम लोग जैसे पहले कर रहे थे, जिसमें -7 Me कर रहे थे, तो गलत हो गया था ना, एक्चुअली ये गलत हो गया था, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस है, जब इसको हम सब्ट्रैक्शन में लेके जाएंगे ना, थियोरेटिकल मास में से एक्सपेरिमेंटल मास जब सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये -ZME की जगह +ZME ही बचेगा। सब वैसे मतलब क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें भी बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास था। एटॉमिक मास में जब इलेक्ट्रॉन का हटाएंगे तो भी सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही आएगा। नहीं बच्चे, अब एक बार करके देखो। अच्छा, आप इसमें ना टाइम ज्यादा लग गया थोड़ा, तो वो गलती हो रही थी ना, हम पहले तो यहाँ माइनस साइन लगेगा ही नहीं, तो वो गलती हो रही थी, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे दे देंगे कि सही आएगा आंसर। चलिए देख लीजिएगा इसको बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 16 देख लेंगे, चलो भी टाइम थोड़ा सा ना, हम जो भी अभी 16 पे हो, भी 4 साल के पेपर बचे हैं। 16 का तीसरा क्वेश्चन, बस ये हो गया टोटल 7th क्वेश्चन 16 का। तो बाकी जो कहानी है वो तो छोड़ दो आप। न्यूक्लियर लेबोरेटरी में डिपोजिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, जिसकी हाफ लाइफ 18 डेज है, टेस्ट रिवील्ड दैट द रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल। रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी। मतलब जो रेडिएक्टिविटी है 64 टाइम्स ज्यादा थी सेफ वैल्यू से, तो कितने दिन बाद वो सेफ वैल्यू पर आएगी। तो सेफ वैल्यू पे जाने के लिए 64 टाइम्स ज्यादा है, तो 64 से आप इसको हाफ करते चले जाओ। एक हाफ लाइफ के बाद 32, एक और हाफ लाइफ के बाद 16, एक और हाफ लाइफ के बाद 8, एक और हाफ लाइफ के बाद 4, एक और हाफ लाइफ के बाद 2, और एक और हाफ लाइफ के बाद ये 1। तो नॉर्मल लेवल 1 मानेंगे, नॉर्मल लेवल ऑफ वर्किंग 1 है, उससे 64 टाइम्स ज्यादा थे, तो हर हाफ लाइफ में वो लेवल हाफ होता चला गया। यानी टोटल कितने हाफ लाइफ लगे आपको यहाँ पर? 6 हाफ लाइफ। तो 6 हाफ लाइफ, 18 का 6 कर लो आप, 18 × 6 करके देख लो। 108। बस ये ठीक है। तो ये अभी क्या चल रहा था यार, ये ओ माय गॉड, ये 16 का पेपर 1 चल रहा था भाई अभी। 1 2 3 4 5 6 पेपर 1 में 6 क्वेश्चन थे। ये अभी 16 का पेपर 2 है, मतलब पूरा पेपर ही लगता है मॉडर्न फिजिक्स से बना दिया था इन्होंने।
तो अब ये किसी भी टाइम हो सकता है, मतलब आप देख सकते हो कि वेटेज देखो इसका 40% पेपर वो मॉडर्न फिजिक्स से डाल दे रहे, कभी कभी पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप देख रहे हो, लेफ्ट साइड पर हम लाइट डाल रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके राइट साइड पर आ रहे हैं। राइट साइड है कि ग्रिड के फॉर्म में है, ग्रिड का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। थोड़ा सा इसका विजिबिलिटी शायद कम है, तो जो लाइट है उसके फोटोन के लिए लैम्डा पीएच वर्ड यूज किया इन्होंने, कि जो लैम्डा पीएच है वो आ रहा है। वर्क फंक्शन इस प्लेट का 5 मेंशन है, और डिस्टेंस डी दे रखा है आपका, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डिस्टेंस डी दे रखी है, लेफ्ट और राइट वाली प्लेट के बीच में। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस वी मेंटेन कर रखा है यहाँ पर, और मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द एनोड इज लैम्डा ई। मतलब लैम्डा ई से ये डिनोट करना चाहते हैं मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ को। तो पहले तो आप ये देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला था कि लैम्डा डी ब्रोगली का जो रिजल्ट था, उनका जो हाइपोथेसिस था, उसके हिसाब से डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखते हुए h डिवाइडेड बाय मोमेंटम, और मोमेंटम को इलेक्ट्रॉन के केस में हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू उसका काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब लैम्डा अगर आपको मिनिमम करना है तो फिर आपको वो इलेक्ट्रॉन चूज करना पड़ेगा जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। सो लैम्डा ई जिसको ये कह रहे हैं मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो होगा h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो होगी फोटोन की एनर्जी, यानी hc डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन माइनस उसका वर्क फंक्शन। अब यहां पर एक बात समझने वाला, लेकिन ये तो आप मैक्सिमम एनर्जी निकालते हो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तब उसकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो hc अपॉन लैम्डा माइनस 5 होती है। वो एमिट होने के बाद डी डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेट भी कर रहा है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रखा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड तक जाते जाते एक्सेलरेट भी कर चुका होगा, यानी कुछ और एनर्जी उसमें ऐड हो चुकी होगी, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट से निकालोगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी की वैल्यू होगी उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्योंकि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा है इन्होंने, वो तब कैलकुलेट करने को कहा है जब वो एनोड से पास हो रहे होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हो, वो इलेक्ट्रॉन जब मेटल से निकल रहा होता है उस समय की काइनेटिक एनर्जी होती है। निकलने के बाद उसको हम लोगों ने और एक्सेलरेट कर दिया, तो उसमें एनर्जी में E इंटू वी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर स्टेप क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए, लैम्डा ई डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा पीएच, सही है कि नहीं बताओ आप? लैम्डा ई का एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है। ऑप्शन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फाई और फोटोन को डिक्रीज करें, मतलब फाई को डिक्रीज करें और लैम्डा पीएच को डिक्रीज करेंगे, तो लैम्डा ई जो होगा वो डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज नहीं होगा, नहीं, इंक्रीज हो जाएगा, है ना? अब ठीक है, तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। बी ऑप्शन, लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ्ड इफ डी इज डबल्ड, इस डिस्टेंस को डबल करने पर लैम्डा ई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो डी का तो कोई टर्म ही नहीं है इसके अंदर, लैम्डा ई में डी का कोई टर्म है ही नहीं। ऑप्शन गलत। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि एनोड और कैथोड कितने डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी का कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर के आता है, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितने डिस्टेंस पर वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बाई डी आर। तो डिस्टेंस कम ज्यादा करने से एनोड कैथोड के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिलेगा आपको, वर्क डन सेम होगा, एनर्जी भी सेम रहेगी। सी ऑप्शन कह रहे हैं फॉर द लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V की वैल्यू 5/E से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए अगर, तो लैम्डा E अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा अगर हम V को 4 गुना ज्यादा कर दें। तो यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाओ।
क्वेश्चन कह रहा है कि v मतलब e इंटू वी इज मच मच लार्जर देन 5। तो लैम्डा ई अप्रोक्सीमेटली अब क्या बनेगा, अगर इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर यूज कर लें अगर, तो h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m क्या बनेगा अप्रोक्सीमेशन में, कुछ हटेगा यहाँ से? 5 वाला 2 आई हट जाएगा। तो एच सी अपॉन लैम्डा पी एच और माइनस 5 हट गया तो प्लस ई इंटू वी हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। अब बताओ, कह रहे हैं कि लैम्डा ई अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा अगर v इज मेड 4 टाइम्स। सही है ये चीज, बताएं? ऐसे दिखेगा नहीं आपको, लगेगा नहीं? मतलब ये क्या कहें, पूरा मतलब कंप्लीट टॉर्चर है 2016। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं ई इंटू वी, रिकॉल करिएगा, बहुत लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये टर्म काफी लार्ज है। सर वैल्यू रख के कुछ भी पुट करके वैल्यू से नहीं बच्चा, कैसे करोगे आप? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना बच्चा, और जब आपको लगेगा कि आपके पेपर में 6 to 40% मॉडर्न फिजिक्स आई हुई है, तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी। ये जो एच सी अपॉन लैम्डा पी एच है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक और अप्रोक्सीमेशन लगाना है, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहा है, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कहा है। फोटोन की एनर्जी जो हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर आप रिकॉल करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो आपको ये बताया गया था कि जो वर्क फंक्शंस होते हैं, वर्क फंक्शंस नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, और फोटोन की एनर्जी भी लगभग उसी के आसपास होती है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे आंसर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ रहे होते हैं। और ये चीज हमने एक्सरे के टाइम पर भी आपसे कही थी कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं, और यहाँ पर E इंटू वी जो देख रहे हो वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज काफी लार्ज है। इसका मतलब एक तरीके से ये 100 वोल्ट 1000 वोल्ट इस तरीके का वोल्टेज है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा लार्ज वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन ये भी लगाओगे कि एच सी अपॉन लैम्डा पी एच को लगभग लगभग 0 मान सकते हैं इन कंपेरिजन टू E इंटू वी। और अब मतलब लार्ज का मतलब बेसिकली किलो वोल्ट्स के आसपास का, जो एक्सरे में यूज होता था, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाला कंसेप्ट एक्सरेज के टाइम पर, उसमें हम किलो वोल्ट्स में ही वोल्टेज लगाते थे। तब आप कह सकते हो कि लैम्डा ई और कैपिटल वी के बीच में इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, जिसमें कैपिटल वी स्क्वायर रूट में भी होगा, और तब अगर आप वी को 4 टाइम से ज्यादा करते हो तो लैम्डा ई लगभग लगभग हाफ हो जाएगा। समझ में आया आपको कि ये अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये एक तरीके से किस्मत वाली बात है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर वो क्या कुछ नहीं करेगा। और एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी है भाई, ए और बी तो है नहीं हमारे आंसर, 100% नहीं है। डी ऑप्शन देख लो, लैम्डा ई कह रहे हैं कि लैम्डा ई की वैल्यू इंक्रीज करेगी एट द सेम रेट एज लैम्डा पी एच फॉर लैम्डा पी एच लेस देन एच सी अपॉन 5। मतलब अगर फोटोन का वेवलेंथ एच सी बाई 5 से छोटा है, तो जिस रेट पर फोटोन की वेवलेंथ बढ़ेगी उसी रेट पर लैम्डा ई भी बढ़ेगा। तो क्या दोनों प्रोपोर्शनल है? क्या दोनों लैम्डा प्रोपोर्शन में चल रहे हैं कि दोनों के नहीं रेट सर। सेम आएंगे? हाँ सर। नहीं तो गलत हो गया ना। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ए बी डी तो 100% गलत है, उनमें तो कोई चांस नहीं बन रहा सही होने का, कुछ भी करके सही नहीं होगा वो। तो आपके पास एक तरीका है कि सी ही ऑप्शन बचता है फिर। मतलब ये भी दिमाग लगाते हैं लोग, यार सी ऑप्शन एक्यूरेटली समझ में नहीं आ रहा तो चलो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट 16 की कहानी खत्म। टोटल 7 क्वेश्चन थे। 17 बताएं जी क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेट ni से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया फाइनल स्टेट nf पर। vi और vf उसके इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज हैं।
रेशियो दे रखा है आपको। तो हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है यार कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z² डिवाइडेड बाय n²। और एक और चीज याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन चलता है सर 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² डिवाइडेड बाय n²। हालांकि वो सब कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट की डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट की, जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो इसमें n फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनिशियल स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट्स ही आएंगे आपके। और ये वैल्यू हमें 6.25 दे रखी है। इसका मतलब कि n फाइनल अपॉन n इनिशियल जो है वो वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 5/2 5/2। अच्छा ये रेशियो बता रहे हैं, स्क्वायर रूट के बाद का मतलब, ठीक है। हाँ ठीक हाँ है। सर। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है NF और NI की, तो और NF और NI इंटीजर्स भी हैं। तो अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब NF की वैल्यू मिनिमम 5 ले सकते हैं और NI की वैल्यू 2। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती थी कि ये 10/4 लिख लो आप। नेक्स्ट पॉसिबल सिमिलर रेशियो में ये 15/6 लिख सकते थे। तो मे बी ये 5 और 2 हो, या फिर 10 और 4 होंगे, या 15 और 6 होंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल NF की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है 5। फिफ्टीन का दूसरा क्वेश्चन एक ही पेपर का, सेम पेपर का, मतलब पेपर 1 का ही चल रहा है अभी। ये भी थोड़ा सा यार लेंदी है। इसको 2 मिनट रोक लें जरा यार थोड़ा सा ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। भी करवा देंगे, इसको भी करवा देंगे। 17 के पेपर 2 पे आ जाओ। वर्क फंक्शन लैम्डा दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब एक चीज नोटिस कर चुके हैं आप, पिछले 3 साल के पेपर में इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ को बार बार यूज नहीं किया। हाँ सर। और हाँ, और बार बार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ उसको मिला देते हैं, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ मिला देते हैं। मतलब सेपरेटली डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं पूछा जा रहा, वो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल के अंदर डाल दे रहे हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल में डाल दे रहे हैं वो। तो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी। तो लैम्डा डी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू मास और एनर्जी, वो लिखेंगे hc डिवाइडेड बाय लैम्डा -5। ये रिलेशन है। A change in the wavelength of light delta lambda results a change of delta lambda d। अब ये रेशियो कितना आएगा, तो लैम्डा डी प्लस डेल्टा लैम्डा डी, और यहां पर h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m। यहां पर भी चेंज किया इन्होंने, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा कर दिया और -5 कर दिया। अब इसका रेशियो फाइंड करना है। कैसे करेंगे यार इसको, वैसे तरीका इसके लिए ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें करोगे तो आपको प्रोसेस लग जाएगा। इसमें आप डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लगा दो, डी ऑफ लैम्डा डी निकालो, आप डिफरेंशिएट करो इसको, डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, मतलब राइट साइड का डिफरेंशिएशन करें। सर स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करें क्या? स्क्वायर करके कर लो, ये भी अच्छा है। स्क्वायर कर लोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो फिर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लैम्डा डी स्क्वायर। लेकिन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे ना उसको। यस सर। यस तो फायदा नहीं होगा कोई मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको तो डी लैम्डा निकालना है ना, उसका स्क्वायर तो निकालना नहीं है, लैम्डा डी का स्क्वायर। तो 2 ऑप्शन ये भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से करेंगे तो शायद आसान पड़े। तो एक बार h और ये पावर हो जाएगी ऊपर -12, तो ये -12 और -12 + ½ यानी स्क्वायर रूट में आ जाएगा यहाँ पर 2m hc बाय लैम्डा -5
और क्या बनेगा यार, भी चेन रूल भी तो लगेगा इसमें, इनटू 2m और hc बाय लैम्डा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस hc बाय लैम्डा स्क्वायर और 5 एक बार कंफर्म कर लेना यार, डिफरेंशिएशन सही है ये चीज। बच्चे लोग डिफरेंशिएशन सही किया है? यस सर सही है ना? देख लेना यार, कंफर्म कर लेना, क्योंकि पेपर पे आप लोग करोगे तो ज्यादा होता है, पेपर पे एक्चुअली हम लोग की स्क्रीन पर आदत नहीं है ना। तो और ये जो टर्म है इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो इसको हम रिप्लेस करके लिखेंगे तो ये माइनस माइनस तो चले गए और ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर, और ये जो रूट वाला फैक्टर है इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ डी, यानी कि डी ऑफ लैम्डा डी अपॉन डी लैम्डा किसके प्रोपोर्शन में जा रहा है यार ये? सर ये रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में आएगा शायद, फिर उसकी पावर -3/2 होगी। इधर वही गड़बड़ हो गया यार, वही हम कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन करे तो माइनस हाफ, इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया। ये जो पावर है इसकी, ये पावर कितनी बता रहे हो आप? माइनस -3/2। हाँ यार ये चक्कर फंस गया ना, देखो माइनस ऑफ 3/2 बचा, यानी कि ये नीचे जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा, तो इसको h अपॉन लैम्डा डी टू दी पावर -3, ठीक है ना यार, ये सही है मेरे ख्याल से, ठीक है बच्चा, क्योंकि इसको तो लिख ही सकते हैं ना, मतलब 2m और hc अपॉन लैम्डा माइनस 5, इसका स्क्वायर रूट जो बन रहा वो बन रहा हमारे लिए h अपॉन लैम्डा डी, तो उसकी पावर -3/2 -3 हो गई, यानी कि लैम्डा डी का क्यूब ऊपर चला जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब आया समझ में आपको? यस। तो ये डी ऑप्शन बचा, डिफरेंशिएशन का रूल है खाली। 17 सबसे ऐसा पेपर था क्योंकि इसमें ना बहुत कम क्वेश्चन थे, 17 के 2 क्वेश्चन और एक टोटल 3 क्वेश्चन थे पेपर में। 18 में ये भी आसान क्वेश्चन है यार, इसमें रेडियो एक्टिव डीके दे रखा है, कितने अल्फा बीटा निकले होंगे ये बताओ आप इसमें, काउंट करके बताओ आप कितने अल्फा बीटा निकले होंगे, यही पूछा है बस इसमें, कि अगर इसका एमिजन यहाँ पर हो जाए 82 पीबी और 212 में, तो हमें पता है कि बीटा डीके में मास नंबर तो फर्क पड़ता नहीं, तो 232 से 212 जो हो रहे हो आप, यानी कि -20 हो रहे हो, तो 20 का मास नंबर जो अगर आपने लूज किया है तो वो किसकी वजह से लूज किया होगा? अल्फा 5 अल्फा डीके। और एक अल्फा में 4 का फर्क आता है, 5 अल्फा डीके। 5 तो 5। अब बीटा कितने हुए? अल्फा डीके में जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 2 से कम होता है, तो अगर 5 अल्फा निकले हैं तो इसका मतलब यहाँ पर -10 होना चाहिए था, 2 बीटा पार्टिकल। हाँ बाय, अब इसमें -10 नहीं हुआ, -8 हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 जो मास नंबर बड़ा है वो बीटा की वजह से बड़ा होगा, यानी 2 बीटा भी निकले होंगे, तो बीटा के पार्टिकल 2 हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये लो। हद करते हैं हम लोग यार। अब इन्होंने कहा है कि 200 वॉट का इंटेंसिटी दे रखा है, एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड के ऊपर लाइट डाल रहे, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड पे, frequency of light just above the threshold frequency है, so that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy। 100% एफिशिएंसी है, मतलब कि जितने फोटोन गिर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। उसके बाद 500 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया कैथोड एनोड के बीच में,
तो देखो क्या कहना चाह रही है, हमारे पास कैथोड और एनोड दो मेटालिक प्लेट्स हो गई, सी और ए से डिनोट कर देना कैथोड और एनोड। कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, कितने निकलने हैं अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे बताओ आप। जो लाइट इसमें डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी दी गई है, इंटेंसिटी पावर दे रखी है, मतलब 200 वॉट। 200 इक्वल्स टू NH म्यू कर देंगे और सर H म्यू की वैल्यू हमें पता है तो वहां से N आ जाएगा हमारा। ओके ठीक है, तो पावर मतलब आपको एनर्जी, पावर देने का मतलब 200 वॉट का मतलब आपको ये बता दिया है कितनी एनर्जी पर सेकंड बाहर आ रही पर है ना। सेकंड। तो इससे हम क्या करेंगे, मैं सिंबॉलिकली कर रहा हूँ पहले, पावर को एनर्जी ऑफ एक फोटोन से, एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाय लैम्डा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा। हाँ तो पावर डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा कहाँ दिया है इसमें यार, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। पावर अपॉन hc बाय लैम्डा, ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, यानी कि यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, क्योंकि 100% एफिशिएंसी है। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड। और वो खुद कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 है, नियरली 0। एक सेकंड होल्ड करिए, होल्ड करना बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो ये खुद ही कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो 0 के आसपास है। सर लैम्डा आ जाएगा 198.4। हाँ ठीक है, कहाँ से निकाला लैम्डा, उससे वर्क फंक्शन से निकाल लेंगे। हाँ सर। क्योंकि जो एनर्जी फोटोन की है वो वर्क फंक्शन से हल्की सी ही ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है, तो यानी कि वर्क फंक्शन को ही हम hc बाय लैम्डा के बराबर पुट कर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये फिर देखो वही कंसेप्ट है, क्यों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करते हैं, देखिएगा लॉजिक बार बार एक ही लग रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आप एक्सेलरेट कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो एमिट ये 0 एनर्जी पर होंगे, लेकिन जब ये एनोड पर पहुंचेंगे तब इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इनकी, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वहां पर मिल जाएगी आपको चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कोलाइड भी कर रहे हैं, और कोलिजन किस तरीके का है देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड एब्जॉर्ब्ड, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी एक तरीके से ये एनोड इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, यानी कि एनोड एक तरीके का वेरिएबल मास सिस्टम हो गया, वो मास कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर। और जब किसी भी सिस्टम में मास ऐड करते हैं या किसी भी सिस्टम से मास को इजेक्ट करते हैं तो वहां पर एक थ्रस्ट की आती है, मतलब फोर्स लगता है। और अगर हम उस थ्रस्ट का फॉर्मूला मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से याद करें तो क्या फॉर्मूला था वो, फॉर्मूला m/dt इंटू dm/dt, यानी कि एक सेकंड में कितना मास आ रहा है, dm/dt का मतलब एक सेकंड में कितना मास आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में आ रहे हैं, वो है p लैम्डा डिवाइडेड बाई hc, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो एक सेकंड में आ रहे हैं, और उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका टोटल मास हुआ जो आप एक सेकंड में कलेक्ट कर रहे हो। और स्पीड कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी है, मतलब हाफ mv² की वैल्यू पता है, तो स्पीड की जगह पर हम पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रूट ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ये स्पीड हो गई। तो मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया कि मेरे को आंसर कैसे मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, यानी कुल मिलाकर के मुझे अब इसके अंदर सिर्फ सब वैल्यूज पुट करनी है, 2 काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरे रूट में नहीं है, बाकी चीजें रूट के बाहर है, इनटू यहाँ पर पावर और hc बाय लैम्डा को वर्क फंक्शन कर देंगे इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें देखो क्या सब कुछ डेटा दे रखा है या नहीं दे रखा है, पावर गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वर्क फंक्शन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल्स में कन्वर्ट करके तब फाई की वैल्यू रखोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, चार्ज दे रखा है E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 500। आगे कर सकते हैं अब इसको, यस सर। हाँ चलिए जी अगला दिखाते हैं आपको, कोशिश करेंगे सर हो अगर जाए। इसी क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है तो वहां पे एक और एनर्जी आ जाती, बिल्कुल डिस्टेंस की। हाँ आती।
मतलब इसमें अगर आप देखो ना, थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो तो इसमें इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का छोटा सा कंसेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बराबर वर्क डन, और फिर एक थ्रस्ट वाला कंसेप्ट मैकेनिक्स का, मतलब छोटे छोटे 3 कंसेप्ट मिला करके क्वेश्चन बना दिए। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है, ये भी आपका देखो ना सेम ईयर का चल रहा है यार अभी भी, मतलब 18 के पेपर 2 में 2 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 3 मतलब मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो एक पेपर में है ही, लगातार ये ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन नहीं है, बट उसमें एमिजन स्पेक्ट्रम में 2 से 1 पे जब फोटोन निकलता है तो उसकी एनर्जी दे रखी है 74.8, हायर देन द फोटोन एमिटेड इन द 3 to 2। ये जबरदस्ती क्वेश्चन को बनाने वाली बात है। तो n इक्वल टू 2 पर जो एनर्जी लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, ये n इक्वल टू 2 की एनर्जी हुई, माइनस 1 वाली एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो ये 2 से 1 वाले ट्रांजिशन की एनर्जी ऑफ फोटोन आई, और फिर इसी तरीके से 3 से 2 वाले की जब निकालेंगे तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, माइनस 2 में आए तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। और इनका कहना ये है कि 2 से 1 वाली जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो 3 से 2 वाले ट्रांजिशन की एनर्जी से प्लस 74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। बोलो जी, सही लिखा है हमने? यही तो इन्होंने कहा है। यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन, जेड निकालना है इसमें। आ गया सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। 4th 19 के पेपर में वो क्या कहना चाह रहे हैं ना, ये जिन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे रखा है इन्होंने, इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, इट कैन डिके, मतलब लेकिन पता नहीं, ये हो सकता है कि सीए एटम में कन्वर्ट हो जाए, उसकी अपनी हाफ लाइफ है, और एआर में कन्वर्ट हो जाए जिसकी अपनी एक डिके कांस्टेंट है। मतलब श्योर नहीं है कि इसका डिके किस में होगा। क्वेश्चन, ये बात समझ में आई आपको? लाइन ये समझ में आई कि एलिमेंट का डिके सीए में भी हो सकता है, एलिमेंट का डिके एआर में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी इसका डिके हो सकता है। ठीक है बच्चे? यस सर। क्या करेंगे इसमें अब? इसका मतलब एक तरीके से इसके 2 पॉसिबल डिकेज हैं, एक तरीके से यहाँ पर 2 पॉसिबल मोड ऑफ डिके। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसके मोड ऑफ डिके का मतलब होता है अल्फा डिके, बीटा डिके, या कौन सा डिके करता है। तो 2 पॉसिबल मोड ऑफ डिके हैं, जिसमें एक का डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है और दूसरे का डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। एक मोड में जब वो डिके करता है तो सीए जनरेट होता है, दूसरे मोड से वो डिके करता है तो एआर जनरेट होता है। और बिगिनिंग में एक और लाइन लिखी है इन्होंने कि जो ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं सी और ए आर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द के एटम ओनली, मतलब कहीं और से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब बिगिनिंग में ये 0 रहे होंगे। यानी अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करें तो t इक्वल टू 0 पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कैपिटल के वाले N0 एटम थे, सी हमारे पास 0 था, और एआर भी हमारे पास 0 था। ये मान के चलिए दोनों 0 0 रहे होंगे स्टार्टिंग में। अब उसके बाद टी टाइम के बाद इनके नंबर्स कितने कितने हो चुके होंगे रेडियोएक्टिविटी डिके वाले फॉर्मूले के हिसाब से? सर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कौन सा बच्चा? सर साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। हाँ, k नॉट अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर t।
मतलब इसमें लैम्डा इफेक्टिव यूज करते हैं ना, जब दो पॉसिबल हाँ डिके सर। होते हैं तो लैम्डा इफेक्टिव लगाते हो आप, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इस तरीके से लगाते हो। यही तो कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, ये चीज। तो फिर कैपिटल के कितना निकालेंगे भाई? नॉर्मली आप एटम्स का जो नंबर निकालते हो टी सेकंड्स के बाद रेडियोएक्टिविटी में, कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जब निकालते हैं तो वो हम कहते हैं कि ये n0 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इनटू टी होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचते हैं, और जो डिके हो गए वो सीए और आर्गन में चले गए होंगे। तो यही तो पूछा है इन्होंने, सम ऑफ द स्टेबल सी और आर्गन। तो अगर एक का नंबर हमारे पास n1 है, दूसरे का नंबर हमारे पास n2 है, तो ये n1 प्लस n2 होगा कितना बेसिकली? सी और AR जो मिले हैं वो के डिके होने से तो आए, तो जितने के डिके हो गए होंगे, जितने एटम के डिके कर गए होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम सी और AR के बने होंगे, यानी n1 प्लस n2 नंबर ऑफ डिकेड एटम्स होंगे, यानी कि ये n0 माइनस n0 e रेज टू द पावर लैम्डा टी होगा। ये बात समझ में आई आपको? बोलो भाई। सीए और AR के जो एटम्स होंगे उनका टोटल नंबर के डिके होने वाले नंबर के बराबर ही होगा, बिकॉज जितना के डिके होगा उतना ही सीए और AR जनरेट होंगे। यस सर। n1 प्लस n2। तो ये आ गया। अब हमें रेशियो चाहिए किसका? सम ऑफ द एटम्स, ये तो आ गया। और किसके साथ रेशियो चाहिए? टू द रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियाई, यानी जिस रेशियो की ये बात कर रहे हैं ना, जिस रेशियो को ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसका आंसर है n0 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी और डिवाइडेड बाय n0 ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये पूछना चाह रहे हैं। ये n0 हट जाएगा यहाँ से, और लैम्डा का मतलब यहाँ पर इफेक्टिव लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालने के लिए ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक की हाफ लाइफ दे रखी है और एक का डिके कांस्टेंट दे रखा है। नहीं, दोनों का ही डिके कांस्टेंट दे रखा है, दोनों के लैम्डा दे रखे हैं इसमें। मतलब ये जो लैम्डा यूज कर रहे हैं वो लैम्डा इफेक्टिव एक तरीके से। हो गया समझ में? तो आगे बढ़ जाए यार। यस यस चलिए नेक्स्ट देखो। यस सर। चलिए ठीक है, फटाफट 2019 का पेपर 2 देख लें अगर। फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ फोटोन लैम्डा ए n से 1 से 4 में चला गया, उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू m स्टेट में आ गया, और एक लैम्डा ई का फोटोन निकला उसमें से। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ, इधर रखा आपको डेल्टा पीए और डेल्टा पीई। मतलब पहले केस में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 वाली स्टेट में था, क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं, और इसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया। फोटोन की अपनी एक वेवलेंथ है लैम्डा ए। तो फोटोन और इस एटम को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एटम पहुंच गया, क्वेश्चन के हिसाब से ये एटम का इलेक्ट्रॉन पहुंच गया n इक्वल टू 4 स्टेट पे। और हाइड्रोजन के अंदर कुछ मोमेंटम आ गया। ये कहना चाह रहे हैं कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, वो डेल्टा पीए है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली रेस्ट पे रहा होगा, और इसके बाद इस हाइड्रोजन एटम के अंदर कुछ मोमेंटम आ चुका होगा, उस मोमेंटम को वो डेल्टा पीए कह रहे हैं। और फ्री हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है यहाँ पर। क्या कराएंगे इसमें? क्या इक्वेशन बनाओगे आप? फ्री हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली रेस्ट पे था, फोटोन एब्जॉर्ब किया और उसके बाद हाइड्रोजन एक्साइड, मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। हाँ, तो क्या बनेगा इसमें? डेल्टा पीए की वैल्यू अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो ओरिजिनल मोमेंटम इस फोटोन का कितना रहा होगा? स्टार्टिंग में मोमेंटम ऑफ द फोटोन h
अपॉन लैम्डा ए, लैम्डा ए, और ये कंजर्व करेंगे तो यही चीज आपके लिए डेल्टा पी ए है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो एटम फिर डी एक्साइट भी हुआ, मतलब ये एटम जो फोर्थ स्टेट पे चला गया था ये वहां तक स्टे तो करेगा नहीं, आपको पता है कि 10⁻⁻8 सेकंड्स के बाद वो डी एक्साइट हो जाता है। तो सेम हाइड्रोजन फोर्थ स्टेट से वापस नीचे भी आ गया, n=4 स्टेट से चल करके वो नीचे कहीं आ गया, लेकिन अब 1 पे नहीं आया, वो किसी mth स्टेट में आ गया इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करके। और इस डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में एक और फोटोन निकला, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एक और फोटोन इस डी एक्साइटेशन में निकला है, और अब की बार ये जो फोटोन निकला है इसकी अपनी एक वेवलेंथ है लैम्डा ऑफ ई। इसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे यार? तो अब चलो इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे? फिर इसके एटम का मोमेंटम चेंज हुआ है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। पहले डेल्टा पी ए चेंज हुआ था, अब डेल्टा पी ई चेंज हो गया एमिशन के बाद। क्या लगाएंगे डेल्टा पी ई की वैल्यू? तो एमिशन से पहले हाइड्रोजन एटम का ऑलरेडी एक मोमेंटम था, ध्यान रखिएगा, एमिशन से पहले हाइड्रोजन का पहले से ही एक मोमेंटम है, और जितना हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम चेंज होगा, बिकॉज टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व रखना है मुझे, तो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम विच इज ऑफ दिस एमिटेड फोटोन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन का एमिशन से पहले वाला मोमेंटम बराबर एमिशन के बाद हाइड्रोजन का मोमेंटम प्लस एमिशन के बाद फोटोन का मोमेंटम। तो हाइड्रोजन के मोमेंटम में जो चेंज आएगा, चेंज जो आएगा उसके मोमेंटम में डेल्टा पी, जिसको लिख रहे हो डेल्टा पीई, वो तो उतना ही होगा जितना इस फोटोन का मोमेंटम है। दैट मींस h डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ई। अब बाकी की वैल्यूज, और लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई 1/5 दे रखा है इन्होंने। यस सर, आ गया। कैसे आ गया सर? पहले लैम्डा ए की वैल्यू निकाल ली है, फिर जो रिलेशन लैम्डा ए आ रहा है 90 समथिंग आ रहा था, और फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया हुआ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई इक्वल टू 1/5, वहाँ से लैम्डा ई की वैल्यू आ रही है 86.27। ठीक है, मतलब पहले आपने जो लैम्डा ए निकाला होगा उसमें वो यूज कर लिया होगा कि 1 से 4 तक जा रहा है, तो वो एनर्जीज जो होती है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वाले की, और वो फोर्थ वाले की एनर्जी थी -0.85 थी। जैसे डिफरेंस आया 12.75 का। हाँ, तो 12.75 का अगर इनमें डिफरेंस है तो यही डिफरेंस पहले वाले फोटोन की एनर्जी रही होगी, यानी Hc अपॉन लैम्डा ए जो पहला वाला फोटोन है वो डिफरेंस, वो एनर्जी हमारा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। और यहाँ पर H इंटू सी की ये वैल्यू रखेंगे 1242 वाली 1242, तो इससे हमें लैम्डा ए की वैल्यू नैनोमीटर में मिल जाएगी। यस सर, 97.2 समथिंग। अच्छा, 97.2, मैंने एक्चुअली उसको 1240 ले लिया था HC को। तो मेरे ख्याल से अगर 1242 लेंगे तो कुछ एग्जैक्ट आएगा, एनीवे 97.2 के आसपास जो भी अगर लैम्डा ए आएगा, और यहाँ पर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई का रेशियो दे रखा है तो फिर लैम्डा ई भी आ जाएगा 486.2। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो आ नहीं रहा। यस सर। और अब इसके बाद हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे, बिकॉज जब लैम्डा ई की वैल्यू मिल जाएगी ना मुझे, लैम्डा ई की वैल्यू देखो h डिवाइडेड बाय लैम्डा ई की वैल्यू 5 लैम्डा ए है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप ये भी कह सकते हो कि फोर्थ स्टेट से जब वो mth स्टेट पर आया होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द mth स्टेट। सुनिएगा, फोर्थ स्टेट की एनर्जी माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर mth स्टेट पर गए तो एनर्जी लिखी जाएगी -13.6 अपॉन m स्क्वायर,
और ये डिफरेंस होना चाहिए फोर्थ से mth में आने पे, फोर्थ स्टेट से mth स्टेट पे जाने पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो hc डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ e, जिसको कि आप 5 लैम्डा ए भी कह सकते हो। और hc अपॉन लैम्डा ए की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये वैल्यू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपॉन 5। यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस चेक कर सकते हो कि m की वैल्यू कितनी आएगी। मिल गया आंसर या नहीं मिल रहे आपको, बताओ। यस सर, आ गए। ठीक है ना, ठीक है। और ये जो डेल्टा पी ए और डेल्टा पी का रेशियो निकालेंगे, डेल्टा पी और डेल्टा पी का रेशियो, ये कुछ 1 और 5 के टर्म में आएगा, 1 और 5 के टर्म्स में। यस सर, M2 आ रहा है, 2.55 का डिफरेंस है। राइट, तो इसको करना मतलब फिर से मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम टाइम पर ये आसान नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने इतने पजल्ड फॉर्म में है ना, इक्वेशंस और फॉर्मूले इतने पजल्ड फॉर्म में है कि एग्जामिनेशन के टाइम पर जब इसको लेके बैठोगे आप तो काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने में। एक तो एग्जाम प्रेशर होता है, प्लस इतने सारे फॉर्मूलों को मैनिपुलेट करना है इसके अंदर। बट ये भी है कि फॉर्मूले के बियॉन्ड कुछ नहीं जा रहा, ये भी एक चीज है, बियॉन्ड फॉर्मूला कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सट्रीम लॉजिक लगाना पड़ रहा है या ऐसा कोई कंसेप्ट लगाना पड़ रहा है जो नहीं समझ सकते। आ गए सर। तो ना देख लेना, बच्चा आ जाएगा। एक आध और कर लेते हैं बिकॉज ऑफ टाइम ज्यादा हो गया, एक पेपर रह जाएगा, 20 वाला रह जाएगा। अब देखो हमने कहा जैसे क्लास में भी हम प्रैक्टिस आपको इसीलिए करा रहे थे कि मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मिला मिला के लो देते हैं। तो इसमें एक मिरर है, इसका मास गिवन है और वो एक ऑसिलेशन कर रहा है ना, स्प्रिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा। तो एक्चुअली जो स्प्रिंग और मास के सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जिसको हम कहते हैं, ये होता है एक्चुअल में रूट ऑफ k अपॉन m। और ये वैल्यू तुमको दे रखी है 4 पाई है ना वहां पर। हाँ सर। 4 पाई m, नहीं वो नहीं दे रखा है एक्चुअली। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक रिलेशन दे रखा है आपको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को तो इन्होंने एक सिंबल से डिनोट किया है ओम से, और उसके बारे में इन्होंने कहा है कि 4 पाई m रो अपॉन h, ये एक डेटा दे रखा है कि ये वैल्यू 10⁻24 है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहे हैं कैपिटल N फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ दे रखी है वो मिरर पर आते हैं नॉर्मली, और मिरर डिस्प्लेस हो जाता है 1 माइक्रोमीटर से। तो ये बताओ, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो जो फोटॉन्स इसके पास आएंगे ना वो कितने मोमेंटम के साथ आएंगे? अगर हम कैलकुलेट करें कि जो फोटॉन्स आएंगे उनका मोमेंटम h लैम्डा एक फोटोन का, ठीक है जी, और कितने आ रहे हैं यहाँ पर? कैपिटल N फोटॉन्स। तो इसको n से और मल्टीप्लाई करो, इतना मोमेंटम आया। और ये वापस भी चले गए, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होने की वजह से जो फोटॉन्स आएंगे वो उतने ही से वापस भी गए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करें, चेंज ऑफ मोमेंटम 2nh by lambda 2nh अपॉन लैम्डा। और मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने कुछ एक लाइन शायद मिसिंग कर दी है कि ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है ये पर सेकंड होने चाहिए, तभी हमारा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आएगा। ठीक है, और इसको हम फोर्स कह सकते हैं फिर, और तब हम इसको फोर्स को आगे चल करके k इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे। मतलब ये पर सेकंड होना चाहिए था जितना मुझे लग रहा है, और k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो कुल मिलाकर के 2nh डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू k। अब k हम वहां से निकालेंगे तो वो रो का स्क्वायर इंटू m इंटू x, और यहाँ पर आप अब सब रिप्लेस करोगे, रो का स्क्वायर रिप्लेस करोगे यहाँ से। सर अगर n ना दिया हो नंबर ऑफ पर सेकंड, सिर्फ n ही हो, अब यार तो कैसे निकलेगा? टाइम तो दिया नहीं है इसमें सर तो
एंगुलर 2π/t कर देंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। नहीं वो नहीं होगा बच्चा, वो होना उतना ही चाहिए। वो जेई वाले भी कभी कभी मिस कर जाते हैं यार, ये 2πm² इंटू m इंटू एक्स। अब इसमें देखो पहले इसमें सारे डेटा गिवन है कि नहीं गिवन है, पहले ये चेक कर लेते हैं। इसमें सारा डेटा मेंशन है या नहीं है, ये देखो आप पहले। लैम्डा दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है इसमें से, वैल्यू n की निकालनी है ना। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर कुछ वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिस हो रही है यार इसमें। एच तो दिया नहीं कहीं पर इसमें। हो सकता है एच की जरूरत ही ना पड़े कुछ, ये भी हो सकता है। सर उसकी पूरी वैल्यू 10⁻24 दी है इसकी सर 4πm इंटू एंगुलर नहीं फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हमारे ये कहने का मतलब है m भी तो नहीं दे रखा है ना मुझे कहीं पर, या तो m कहीं कैंसिल हो रहा हो। ये मान लो यहाँ से एक m कैंसिल कर देंगे, एक h कैंसिल कर देंगे। सर m 10⁻24 से निकालना पड़ेगा मतलब पूरा रेशियो। हाँ तो निकल आया है। हाँ बाकी सब तो दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, m निकालना पड़ेगा यहाँ ऊपर वाले डेटा से, यहाँ से सब कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें पूरा सब। चलिए देख लेंगे इसको भी। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि m इंटू वी कर दें सर, और v को जो है सर ओमेगा इंटू a कर दें। नहीं, m को क्या कर दें, मतलब आप उससे क्या कहना। 2nh अपॉन लैम्डा को सर इक्वल कर दे mv के, और सर v को लिख दे सर ओमेगा इंटू a, और सर वो एक सेकंड मेरे ख्याल से शायद आप सही कह रहे हो, क्योंकि टाइम नहीं दिया था तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि ये पर सेकंड है। मेरे ख्याल से आप सही बोल रहे हो, तो कन्विंसिंग लग रहा है ये, क्योंकि ये जो 2nh बाई लैम्डा है ये टाइम नहीं दिया है ना, ये तो चेंज इन मोमेंटम आया खाली। यस सर। ओके हाँ सही बोल रहे हो आप। तो ये मेरे ख्याल से ये हो जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट किया है, यानी कि फोर्स इनटू टाइम की वैल्यू आई, और फोर्स इनटू टाइम, सही बोल रहे हो आप, चेंज इन मोमेंटम हो गया। और चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा, अगर हम इसके पास v वेलोसिटी मान लेते हैं कोई, इसकी v वेलोसिटी, तो ये मास इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में होगा। सही स्टेटमेंट आप दे रहे हो। और वेलोसिटी एसएचएम में जब हम मीन पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो ये एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा के बराबर। तो ये 2nh बाई लैम्डा इक्वल टू मास, और वेलोसिटी को रखेंगे एम्पलीट्यूड, वो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर दे रखा है 1 माइक्रोमीटर का, और यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा 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 और रो सेम ही है, जिसको मैं ओमेगा लिख रहा हूँ वो बेसिकली उसी को रो लिख रहे हैं। तो ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो ये 10⁻24h डिवाइडेड बाय 4πm। अब शायद मेरे ख्याल से इसमें सारे डेटा मेंशन हो गए। सर इसको एनर्जी कंजर्व कर सकता है कि hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू हाफ के नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा। ये हमसे मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने पर सेकंड अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया था उसको, लेकिन ये सही बता रहे हैं कि टाइम नहीं दिया। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, नहीं फोटोन की तो एनर्जी कंजर्व है बच्चा, फोटोन तो जितनी एनर्जी से आया उतनी एनर्जी से चला गया, फोटोन का मोमेंटम बदला है। यस सर। तो इसका मतलब फोटोन ने मिरर को कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की है, फोटोन ने मिरर को मोमेंटम ट्रांसफर किया। तो उसी लिए मोमेंटम और इम्पल्स वाली थ्योरम आ रही है कि जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ उसको मास इनटू वेलोसिटी कर दिया, उससे वेलोसिटी निकाल करके फिर एसएचएम वाला फॉर्मूला यूज करा इसमें। ठीक है, यस सर। थैंक यू बच्चे यार करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब चले यार बाकी बात में करेंगे, बिल्कुल अब एक टोटली ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं इसमें, तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी एक आध शायद और रह गए, हाँ एक और रह गया तो 19 का ही है, इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस।